सर आप म्यूट हो। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ? यस सर। ठीक है, दो डॉक्ट्रिन है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरी डॉक्ट्रिन अभी अपन पढ़ के ही आ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब तुम्हारे एग्जाम में कितनी डेट बची है रे, कितना टाइम बचा है? बरोबर 1 महीना बचा है, 1 महीना बचा है। अभी अपने को कंपनीज खत्म करने के बाद में एलएलबी करना है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट करना है और क्या करना है भाई, पार्टनरशिप करना है। अभी तो बहुत फास्ट बढ़ना पड़ेगा। क्या मैं अपना टाइम एक्सटेंड कर दूं, रोज 1 सवा घंटा लेने लग जाऊं, 1 डेढ़ घंटा लेने लग जाऊं, ताकि तुम्हारा रिवीजन फुल फ्लैश हो जाए यार। मेरे को बड़ी चिंता हाँ रहती है। सर। टाइम एक्सटेंड करें अपना? हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करते हैं। हालांकि एलएलबी में इतना टाइम न लगेगा यार, लेकिन है ना, होगा। और पार्टनरशिप को जिस तरीके से मैं रिवीजन करा रहा हूँ ना, मैं कोई चीज छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें टाइम तो लगता है, जान लगती है, टाइम लगता है, तुम्हारी भी मेरी भी दोनों की लगती है। ठीक है, तुम्हारी तब लगती है जब तुम पिछले दिन का पढ़ा हुआ वापस एक शॉर्ट नोट बना के लगाओ, तब तुम्हारी जान लगती है। चलिए, तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को अपने को साथ में पढ़ना है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि एक डॉक्ट्रिन दूसरी डॉक्ट्रिन की एक्सेप्शन है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ध्यान रखना क्या चीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये इसकी देखो, एबीसीडी में पहले सी आता है ना, फिर आई आता है, तो दिस आई इज एन एक्सेप्शन टू जो पहला आ रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नाउ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? आई हैव जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं, जैसे कि एमओए, जैसे कि एओए, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। इन्हें आप थोड़ी सी फीस देके, रजिस्ट्रार को थोड़ी सी फीस का पेमेंट करके, चाहे एमसीए की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से, आप इनका एक्सेस ले सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जब कंपनी से डील करने जा रहे हो तो ये मान लिया जाता है कि आपको इनकी पहले नॉलेज है। इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि आप ये पढ़ के आए हैं, आपको इनकी नॉलेज है। एंड नॉट ओनली इट विल बी प्रिज्यूम्ड, ध्यान से सुनना, नॉट ओनली इट विल बी प्रिज्यूम कि आपको इनकी नॉलेज है, बट आपने इनको इनके ट्रू और करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझा है कि कंपनी क्या कैसे ऑपरेट करती है, क्या क्या काम कर सकती है और कैसे कैसे काम कर सकती है। न केवल आपको इनकी नॉलेज है, बट आपने इनको इस चीज को इसकी ट्रू पर्सपेक्टिव में, करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ लिया है कि हाँ इस कंपनी ये काम कर सकती है और ऐसे ऐसे कर सकती है। ठीक है सर। अब सर कंपनी के साथ में मिस्टर एक्स डील करने आ रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि उन्हें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स या जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जानकारी तो है ही है, और उन्होंने इसको इसकी करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझा भी है। अच्छा, चाहे उन्होंने नहीं पढ़ा हो या नहीं समझा हो, हम ये मान के चलेंगे कि उनको नोटिस है इस बात का। हम ये कंस्ट्रू कर लेंगे कि उनको नोटिस है इस बात का, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है सर। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपको रजिस्ट्रार के साथ में या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में न केवल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट कई बार शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन भी जमा कराना पड़ता है। शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन भी जमा कराना पड़ता है। तो सर यदि आपने रजिस्ट्रार के साथ में एमओए, एओए और शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन भी जमा करा दिया,
तो सर शेयर होल्डर रेजोल्यूशन भी तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया बाबा, जो आप देख सकते हो। हाँ सर हो गया। तो आपको इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इन सब को क्या एक वर्ड में समअप किया कि सर जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जो पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं, जो रजिस्ट्रार के साथ में है, वो आप थोड़ी सी फीस भर के देख सकते हो। तो आपकी ड्यूटी बनती है आपको देख के आना चाहिए। अब देखो, एक केस हुआ था, एक केस हुआ था अ, अपने, एक सेकंड। तो पहले तो ये तो हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब whether a person has read the document or not, he is presumed to have knowledge of the contents। हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि उसको नोटिस है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का। he is not only presumed to have the presumed to have read the documents but also understood them in their true and correct perspective। और तीसरा, every person dealing with the company not only has the constructive notice of MOA or AOA but also of the other related documents such as special resolutions which are required to be registered with the registrar। सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गया? बोलिए। So it is the duty of every person dealing with the company to inspect the documents and make sure that his contract is conforming with the provisions of MOA, AOA, etc. Whether he has read them or not, he will be presumed to have the knowledge of the contents. This is known as doctrine of constructive notice। Sir, doctrine of constructive notice समझ आया क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अरे सो रहे हो क्या क्लास में? सिया, प्रियांशु, नहीं सर, नहीं? नहीं सर, जगाओ ना। बोलने की कितनी खुशी हो रही है। अरे सर सो थोड़ी रहे, हम जगे हुए हैं, क्या बात करते हो सर? ठीक है, मानस अग्रवाल हाँ सर। जगा हुआ है ना? हाँ सर। मुंह में सुपारी या कुछ डाल के, च्युइंगम डाल के बैठा करो। ठीक है, वर्चुअल क्लास है इसलिए मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डाल के बैठोगे ना तो दिमाग थोड़ा सा आपका जगा हुआ रहेगा। चलिए, ऐसा नहीं कि हमारे सर ने कहा है मम्मी पापा को बोल दो लाओ एक 100 हमारे लिए ये सब लेके आओ। हमारे सर ने बोला है, सर के नाम पे बम मत फोड़ देना। चलिए, तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, सर कंपनी के क्लोज्ड डोर्स, इनडोर्स क्लोज्ड डोर्स के बिहाइंड ये सारी बातें सही से फॉलो की गई है या नहीं की गई है, ये बाहर का आदमी पता नहीं लगा सकता। नहीं उसका काम है पता लगाना। वो तो ये मान के चलेगा कि सारा काम एज पर एमओए एओए ही, मतलब लीगली जो जिस तरीके से होना चाहिए था, यदि कोई रेजोल्यूशन पास करने चाहिए थे तो इन्होंने पास कर लिए हैं, वो ये मान के चलेगा। ठीक है, और वो ये मान सकता है कि रेजोल्यूशन बिल्कुल सही तरीके से पास हुए हैं। तो कंपनी के क्लोज डोर्स के बिहाइंड क्या चल रहा है, कंपनी के क्लोज्ड डोर्स के बिहाइंड क्या चल रहा है, न तो ये एक आदमी जान सकता है और न ही कंपनी उसको बताएगी। तो वो ये मान के चल सकता है कि क्लोज डोर्स के बिहाइंड सब कुछ सही तरीके से हुआ है। सो ये इंडोर मैनेजमेंट वाली जो बात है ना, ये एक आउटसाइडर, कंपनी का जो आउटसाइडर है उसके फेवर की बात करती है, उसको राहत देती है। जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के बाहर के आदमी को फंसाती है, इट्स गोइंग अगेंस्ट हिम और हर। ठीक है, अब क्लोज डोर्स के बिहाइंड पूरे प्रोसीजर फॉलो हुए, हम ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब जब मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करता हूं ना, तो सबसे बड़ा एक केस लॉ होता है टर्क्वेंट्स लॉ। टर्क्वेंट्स लॉ या टर्क्वेंट रूल भी बोला जाता है इसको। टर्क्वेंट लॉ या टर्क्वेंट रूल भी बोला जाता है। पूरे केस का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट। एक कंपनी थी कैमरॉन कोल बुक्स टीम कोल एंड स्वेंसा ब्ला 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 रेलवे कंपनी, बहुत बड़ा नाम है। देयर वाज अ कंपनी। इस कंपनी को क्या है, पैसे की जरूरत थी भाई। इस ये जो ब्ला 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 कंपनी है ना कैमरॉन वाली, इसको पैसे की जरूरत थी। इसने बोला रॉयल ब्रिटिश बैंक से बोला कि सर, रॉयल ब्रिटिश बैंक से बोला कि सर मुझे पैसे की जरूरत है,
बैंक ने बोला ला भाई कुछ तो ऐसे ही थोड़ी ना लोन दे दूंगा, कुछ तो तेरे को भी कुछ गिरवी या कुछ रखना पड़ेगा, या कुछ लिख के दे, प्रॉमिसरी नोट बॉन्ड कुछ लिख के दे। तो इस कैमरॉन कंपनी ने क्या है, एक 2000 रुपए का बॉन्ड बना के दिया रॉयल ब्रिटिश बैंक को। 2000 रुपए का बॉन्ड बना के दिया रॉयल ब्रिटिश बैंक को, विच सिक्योर्ड द कंपनीज ड्रॉइंग इन इट्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे ज्यादा ड्रॉ कर लिया था, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट समझते हो ना आप लोग, तो इसने ज्यादा ड्रॉ कर लिया था। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा ठीक है करने देता हूँ, लेकिन कुछ सिक्योरिटी तो उसने बॉन्ड बना के दिया। ठीक है, बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी। ठीक है सर। अब क्या हुआ कि बाद में कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। लिक्विडेशन में चली गई यानी कि मतलब दिवालियापंती की तरफ चली गई। तो सर एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया जिनका नाम था टर्कवेंट भाई साहब। ठीक है, टर्कवेंट भाई साहब, अब ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करता है, कंपनी की जितनी देनदारियां हैं उनका पता लगाता है, कंपनी की जितनी एसेट्स हैं उनको इकट्ठा करता है, लिक्विडेट करता है, और देनदारियों में रुपए में 20 पैसे 30 पैसे जो बचता है उनको दे देता है। तो सर अब ये कंपनी की देनदारी थी या नहीं थी ये 2000 पाउंड की? हाँ सर बिल्कुल थी। तो टर्कवेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में बैंक गया कि ये देखो ये कंपनी की देनदारी है। ठीक है, अब इस दौरान ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब कंपनी पे केस किया गया ना, इट वाज एलिज्ड दैट अंडर इट्स रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट, बाहर इंग्लैंड में ये बोलते हैं, जिसका मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स ओनली हैड द पावर टू बोरो अप एन अमाउंट ऑथराइज्ड बाय कंपनीज रेजोल्यूशन। कंपनी के रेजोल्यूशन के बरोबर ही डायरेक्टर्स को बोरो करने का ऑथराइजेशन था। ठीक है, और रेजोल्यूशन वाज पास्ड सर कि रॉयल ब्रिटिश बैंक को 2000 से 2000 पाउंड बोरो किए जाए, इस बाबत इस कंपनी ने रेजोल्यूशन तो पास किया था, पर उसमें कितना अमाउंट था ये डायरेक्टर्स ने, हाउ मच कुड डायरेक्टर्स कुड बोरो, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था। ठीक है सर, रेजोल्यूशन भी पास हुआ था, लेकिन कितना अमाउंट डायरेक्टर्स बोरो कर सकते थे वो क्या है उसका स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो अब टर्कवेंट ने कह दिया कि सर ये तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स कितना बोरो कर सकते हैं, तो इस बाबत जो भी है वो रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसमें अमाउंट का तो कोई मेंशन ही नहीं है। तो अब टर्कवेंट, तो अब यहां पर काम आ रही है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर रॉयल ब्रिटिश बैंक कंपनी का आउटसाइडर है, रॉयल ब्रिटिश बैंक जो है वो कंपनी का आउटसाइडर है। तो कंपनी का आउटसाइडर है तो क्या वो ये मान के चल सकता है कि रेजोल्यूशन जो भी पास हुए हैं वो सब प्रॉपर तरीके से पास हुए हैं, उनमें कोई गोलजाल नहीं है, ये तो ये मान के चल सकता है कि ये प्रॉपर तरीके से पास हुए हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का उसने सहायता, मतलब वो ये मान के चल सकता है कि कंपनी के डोर्स के, क्लोज डोर्स के बिहाइंड जो भी हुआ है, मैं तो ये मान के चल सकता हूँ सब कुछ सही है, क्योंकि उसका न तो मुझे एक्सेस है। हाँ, ये रजिस्ट्रार के पास में यदि जमा करा दिया गया होता तो फिर इसका एक्सेस मेरे को होता। वो पुराने जमाने में जब ये टर्बुलेंट का नियम आया था कहाँ बातें थी, पर अब मैं ये मान के चल सकता हूँ कि सब कुछ सही है इस रेजोल्यूशन में, न तो मेरे को, मैं क्यों मान के चलूं कि गलत है। तो फिर इस टर्कवेंट वाले रूल्स, टर्कवेंट वाले केस से निकल के आया कि रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। टर्कवेंट बोला नहीं, रेजोल्यूशन प्रॉपर्ली बता ही नहीं रहा है कितना अमाउंट पास होने का है, इसलिए मैं तो ये ऑनर नहीं करूंगा आपका। रॉयल ब्रिटिश बैंक बोला अरे रेजोल्यूशन पास हुआ है, अब वो कितना सही तरीके से हुआ है कितना गलत तरीके से हुआ है मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो न मुझे पता पड़ सकता। तो यहां से निकल के आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की कंपनी के क्लोज डोर्स के बिहाइंड जो भी चल रहा है बाहर वाला ये मान सकता है कि वो सही तरीके से चल रहा है, क्योंकि न तो इसे एक्सेस है उस चीज का, न उसे पता पड़ सकता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, और फिर अल्टीमेटली बात जो डिसीजन आया वो रॉयल ब्रिटिश बैंक के फेवर में आया और वो अपने 2000 पाउंड उठा सकता है। ठीक है, मतलब ले सकता है कंपनी से। इट वाज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वाज वैलिड। ठीक है, he said that the bank, अच्छा टर्कवेंट ने क्या बोला, he said that the bank was deemed to be aware that the directors could borrow only up to the amount resolution allowed। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज, वो उनका जो रजिस्ट्रार है ना उसको कंपनीज हाउस बोलते हैं।
तो उसके साथ में था, तो इनको कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए था. But the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed because these were not registrable. देखो उस जमाने में बैंक के साथ जो भी कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती थी वो रजिस्ट्रार के साथ में डिपॉजिट नहीं होते थे. तो यार इसको बैंक को कैसे पता पड़ेगा? वो तो ये मान के चल सकता है कि सारे रेजोल्यूशन सही से पास हुए. ठीक है, आज भी यदि ऐसी सिचुएशन पे क्वेश्चन आ जाए ना तो ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना और ये बोलना, सीधा इस केस का नाम लिखना, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट. सीधा इस केस का नाम लिखना और बोला कि सर इस केस के हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा मिलेगा. हाँ, यदि एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार्स के साथ में रजिस्ट्रेबल थे, तो फिर कहानी का आंसर अलग हो जाएगा. आपको थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस उसका नॉलेज होना चाहिए था, आपको पढ़ के आना चाहिए था. लेकिन यदि एग्जाम में कोई जानकारी नहीं दे रखी है तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जबरदस्ती में नहीं लगानी है. आपको कौन सा रूल लगाना है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगाते हुए बोलना है सर इस केस लॉ के हिसाब से ये जानकारी होना कोई जरूरी नहीं था. ठीक है, इस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम करेगा इन द फेवर ऑफ द आउटसाइडर. So the bond was valid. There was no requirement to look into company's internal working. This is doctrine of indoor management. और ये इंडोर मैनेजमेंट कंपनी की खुद की प्रॉब्लम है, उसने सही से काम किया नहीं किया, हम तो ये मान के चलेंगे सब कुछ सही से हुआ. नाउ एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. सर देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज नहीं पढ़ाऊंगा कल पढ़ाऊंगा. सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कंपनी के बाहर के लोगों को सब कुछ सही से कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए, हम ये मान के चलेंगे वो पढ़ के गए, चाहे उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हम ये मान के चलेंगे उनको नॉलेज है. इसका एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि सर हाँ माना डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है लेकिन कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे सारा काम सही से हुआ या नहीं हुआ है हमें क्या पता. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा किसको मिलता है? आउटसाइडर को मिलता है. अब इसका भी एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते हैं. यानी कि अब इसमें वापस फायदा किसको मिलने लग जाएगा? कंपनी को मिलने लग जाएगा. ये बात ध्यान रखिएगा. ये चीज हम कल करने वाले हैं कि सर ये कल पढ़, एक तो आज ये पढ़ के आना, शॉर्ट नोट्स बना के आना, और ये भी पढ़ के आना कि वो 5 सिचुएशन, 4 या 5 3 सिचुएशन है सॉरी, जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा पाओगे इन 3 सिचुएशंस में. ये मैं आपको कल कराऊंगा, साथ में इनके केस लॉज भी है. थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, थोड़ा सा पढ़ के आ जाना. अभी करा दूं क्या? 10 मिनट लगेंगे, खत्म कराऊं क्या इसको? सर 10:30 प्रिया में सर क्लास भी है. 10:30 है या 11 o'clock है? है 11 o'clock है. 11 o'clock है. चलो तुमको नहाने धोने की टाइम दिया जाता है, तुम ऐसे ही मुंह उठा के क्लास में आ गए हो, कोई बात नहीं. जो रात को मेहनत करते हैं वो दिन में रिजल्ट निकाल के लाते हैं, मुझे ये बात पता है. इसलिए अब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता आपको, और थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन किया करो. कल ये पार्ट खत्म करेंगे, उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चालू कर देंगे. उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चालू कर देंगे, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी करेंगे. 2 या 3 दिन में मैं तुम्हारा कंपनीज एक्ट निपटा दूंगा. आज हो गया है फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे. मंडे को तुम्हारा टेस्ट है इसका. मेरी कोशिश रहेगी कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, ये अपने टेस्ट हॉल में जाओ, उससे पहले मैं करीब करीब कंपनीज एक्ट तुम्हारा निपटा दूं. ठीक है सर, मेरी बनती कोशिश यही रहेगी. चलिए आज की क्लास यही खत्म करी जाती है.